क्या भारत का नेत्रावैक्स अब पहले से 30 से 50% ज़्यादा पावरफुल रडार के साथ ऑपरेट करने वाला है? क्या रशिया का IL-276 एक बार फिर से भारत की MTA टेंडर में एंट्री करने वाला है? क्या AK-203 राइफल अब सच में 100% इंडियन बन चुका है? और आखिर किस वजह से पाकिस्तान की तरफ से अभी इंडियन एयरक्राफ्ट के लिए अपना एयर स्पेस फिर से बंद करने का फैसला किया गया है? आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन एयरफोर्स के इंडिजिनस नेत्र मार्क 1 अवेक्स एयरक्राफ्ट की तरफ से है और इस बार सबसे इंटरेस्टिंग बात इसका रडार अपग्रेड होने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेत्र मार्क 1 का एक एयरक्राफ्ट अभी गैलियम नाइट्राइड बेस्ड ट्रांसमिट और रिसीव मॉड्यूल के साथ फ्लाइट ट्रायल के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी तक नेत्र मार्क 1 के रडार में गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड TR मॉड्यूल का इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन अभी हमारी गैलियम नाइट्राइड टेक्नोलॉजी मैच्योर होने के बाद अब इनको भी नए गैलियम नाइट्राइड मॉड्यूल से इंटीग्रेट करने का फैसला किया गया है, जो कि रडार की फ्यूचर परफॉर्मेंस और पोटेंशियल को काफ़ी बेहतर करने वाला है। DRDO के एक साइंटिस्ट का कहना है कि इससे रडार की ओवरऑल रेंज में हमें मिनिमम 30 से 50% के आसपास बेहतर सर्च रेंज देखने को मिलने वाली है। सबसे खास बात यह कि इस अपग्रेड के लिए रडार के पूरे बैकबोन आर्किटेक्चर को रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। DRDO की तरफ जब नेत्र एयरक्राफ्ट को डिज़ाइन किया गया था और इसके लिए रडार को बनाया गया था, तब इस रडार को शुरुआत से ही मॉड्यूलर डिज़ाइन के साथ डेवलप किया गया था, जिससे फ्यूचर में नए जनरेशन की TR मॉड्यूल को एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करना आसान होने वाला था और फ्यूचर अपग्रेड के लिए इसको पहले से तैयार किया गया था। फिलहाल गैलियम नाइट्राइड TR मॉड्यूल इंस्टॉल किए गए नेत्र मार्क 1 को अभी एक टेस्ट बेड के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर इसके फ्लाइट ट्रायल सफल हो जाते हैं और इंडियन एयरफोर्स इस कन्फिगरेशन को एक्सेप्ट करता है, तो बाकी दो नेत्र मार्क 1 एयरक्राफ्ट को भी गैलियम नाइट्राइड बेस्ड TR मॉड्यूल से अपग्रेड किया जाने वाला है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स के मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट यानी MTA प्रोग्राम की तरफ से है और इस बार इस टेंडर में एक पुराने रशियन ओरिजिन प्रपोजल को दोबारा डिस्कशन में लाने की कोशिश किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक HAL फ्यूचर में MTA प्रोग्राम में इंडियन कंटेंडर बनकर सामने आ सकता है, जिससे रशिया का IL-276 एयरक्राफ्ट को भारत को ऑफर किया जा सकता है, जिसे पहले IL-214 या MTA के नाम से जाना जाता था, जिसको भारत और रशिया साथ मिलकर डेवलप करने वाले थे। अब IL-276 एयरक्राफ्ट को अप्रोक्सीमेटली 20 टन पेलोड क्लास का मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाने का प्लानिंग किया गया है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज ये कि अभी इंडियन टेंडर में कंपीटिंग एयरक्राफ्ट के कंपैरिजन में IL-276 अभी डेवलपमेंट स्टेज में मौजूद है और इसका फिलहाल ऑपरेशनल प्रोटोटाइप अभी तक तैयार नहीं हुआ है, जबकि इस टेंडर में भारत को ऑफर किए गए बाकी सभी एयरक्राफ्ट ऑपरेशनल कंडीशन में मौजूद है। भारत और रशिया का ओरिजिनल MTA प्रोग्राम भी रिक्वायरमेंट, फंडिंग, डिजाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी और सबसे इंपॉर्टेंट इंजन सिलेक्शन को लेकर डिसएग्रीमेंट होने की वजह से कोलैप्स कर गया था। रशिया ने बाद में इस प्रोग्राम को इंडिपेंडेंटली कंटिन्यू करने का फैसला किया था और उसके बाद इसको IL-276 का नाम दिया था और इसका डेवलपमेंट जारी रखा गया था, लेकिन भारत इससे वहाँ से पीछे हट गया था। तो अभी अगर इसको दोबारा रिवाइव करने की कोशिश किया जाता है तो यहाँ इंजन एक बार फिर से मेजर इशू बनकर सामने आ सकता है, जिसको लेकर पहले भारत और रशिया एक साथ सहमत नहीं हो पाए थे। अब IL-276 को ट्रेडिशनली PD-14 फैमिली के इंजन के साथ डेवलप करने का प्लानिंग किया गया था, लेकिन इंडियन एयरफोर्स के लिए सिर्फ इंजन अवेलेबल होना इनफ नहीं होने वाला था, क्योंकि भारत की तरफ से भी MTA टेंडर में एक मैच्योर, रिलायबल और प्रॉपरली फ्लाइट वर्दी एयरक्राफ्ट को खरीदने का प्लान किया गया है, जिसमें FADEC इक्विप्ड प्रोपल्शन सिस्टम होना काफ़ी ज़रूरी है। रशिया की तरफ से भी इस एयरक्राफ्ट के साथ अपग्रेड किए गए PD-14M इंजन को ऑफर किया जा रहा है, जिसमें डिजिटल इंजन कंट्रोल सिस्टम भी मौजूद होने वाला, लेकिन इसकी फाइनल क्वालिफिकेशन और IL-276 के साथ इस इंजन की इंटीग्रेशन को लेकर अभी भी कोई भी क्लियर डाटा देखने को नहीं मिलता है। HAL के लिए भी ये प्रोग्राम एक अपॉर्चुनिटी के साथ साथ एक मेजर रिस्क फैक्टर लेके आने वाला है। अगर भारत को इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, लोकलाइजेशन और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग राइट मिलते हैं तो HAL को एक कम्प्लीटली न्यू ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इकोसिस्टम डेवलप करने का मौका मिल सकता है और इसका एक्सपीरियंस भी मिल सकता है। लेकिन इंडियन एयरफोर्स के सामने बेसिक क्वेश्चन ये होने वाला है कि क्या भारत एक मैच्योर एयरक्राफ्ट चूज करने वाला है या फिर
डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ इंडस्ट्रियल अपॉर्चुनिटी को प्रेफर करने वाला है। कुल मिलाकर IL-276 का कॉन्सेप्ट भारत के मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट के लिए तो रिलेवेंट होने वाला है, लेकिन रशिया को इस एयरक्राफ्ट की मैच्योरिटी, इंजन क्वालिफिकेशन और प्रेडिक्टेबल डिलीवरी टाइमलाइन के बारे में भारत को क्लियर डाटा देना काफ़ी ज़रूरी होने वाला है, जिसके बाद जाके इसको MTA टेंडर में कंसीडर किया जा सकता है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी के AK-203 राइफल प्रोग्राम की तरफ से, और इस बार भारत के स्मॉल आर्म मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के लिए ये एक बहुत ही ज़रूरी माइलस्टोन होने वाली है। इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से भी रिपोर्टेडली पहली 100% इंडिजिनस AK-203 राइफल को भारत में बनाकर इसका टेस्ट को कंडक्ट किया जा चुका है। इसका मतलब सिर्फ राइफल की असेंबली भारत में नहीं किया गया है, बल्कि इस राइफल में इस्तेमाल होने वाले हर एक कंपोनेंट और रॉ मटेरियल को इंडियन इंडस्ट्री से सोर्स किया गया है। इनिशियल फायरिंग इवैल्यूएशन के दौरान इस राइफल को ब्रस्ट फायरिंग जैसे मोड में टेस्ट किया गया है और सक्सेसफुल इवैल्यूएशन के बाद अब 100% इंडिजिनस प्रोटोटाइप को सितंबर 2026 में इंडियन आर्मी के ट्रायल के लिए डिलीवर करने की प्रिपरेशन किया जा रहा है। ये डेवलपमेंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि AK-203 प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव सिर्फ इंडियन आर्मी को लार्ज स्केल मॉडर्न असॉल्ट राइफल प्रोवाइड करना नहीं होने वाला है, बल्कि ग्रेजुअली एक कंप्लीट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को एस्टेब्लिश करना होने वाला है, जो कि आगे चलकर हमारी आर्मी की प्राइमरी वेपन बनने वाली है। अब इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से अभी अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की प्रोडक्शन रेट को भी रैपिडली इंक्रीज करने की प्रिपरेशन किया जा रहा है और कंपनी का टारगेट अभी हर 100 सेकेंड के अंदर एक राइफल को मैन्युफैक्चर करने का होने वाला है। और यहाँ एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट सामने आ रहा है, जहाँ पर इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर जैसे कि एडवांस वेपन इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, OSL और इंडियन MSME कंपनीज के साथ कोऑर्डिनेशन को इंप्रूव करके अप्रोक्सीमेटली 6 लाख AK-203 राइफल की डिलीवरी को शेड्यूल से ऑलमोस्ट 1 साल पहले कंप्लीट करने का टारगेट रखा गया, जो कि हमारी डिफेंस इंडस्ट्री में काफी कम देखने को मिलता है। कुल मिलाकर 100% इंडियन कंटेंट बेस्ड AK-203 का सक्सेसफुल टेस्ट करना भारत के लिए सिर्फ एक राइफल मैन्युफैक्चरिंग माइलस्टोन नहीं होने वाला, बल्कि एक एंड टू एंड स्मॉल आर्म इंडिजिनाइजेशन की डायरेक्शन में एक इंपॉर्टेंट स्टेप भी होने वाला है, क्योंकि इसके बाद भारत स्मॉल आर्म की सेगमेंट में खुद से सेल्फ डिपेंडेंट बनने वाला है। अगला अपडेट भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे एयर स्पेस रेस्ट्रिक्शन की तरफ से है और पाकिस्तान ने एक बार फिर से इंडियन एयरक्राफ्ट के लिए अपना एयर स्पेस एक्सेस को एक्सटेंड करने का फैसला किया गया है। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से इशू किए गए नोतम वार्निंग के मुताबिक पाकिस्तान का एयर स्पेस इंडियन रजिस्टर्ड एयरक्राफ्ट, इंडियन एयरलाइनर्स के द्वारा ऑपरेट किए जाने वाले एयरक्राफ्ट या लीज्ड एयरक्राफ्ट और इंडियन मिलिट्री फ्लाइट के लिए अभी भी अवेलेबल नहीं रहने वाली है। यह रेस्ट्रिक्शन अभी 14 सितंबर 2026 तक कंटिन्यू रहने वाली है। पिछले साल हुई भारत और पाकिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट के बाद एग्जिस्टिंग बैन 23 अगस्त को एक्सपायर होने वाला था, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से अभी इसे फर्दर एक्सटेंड करने का फैसला किया गया है। यह रेस्ट्रिक्शन अभी कराची और लाहौर दोनों फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन पर अप्लाई करने की बात सामने आई है। भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे के एयरक्राफ्ट के लिए एयर स्पेस रेस्ट्रिक्शन अप्रैल 2025 पहलगाम टेररिस्ट अटैक के बाद इम्पोज कर दिया था। उसके बाद दोनों कंट्रीज ने अपने रिस्पेक्टिव एयर स्पेस बैन को रिपीटेडली एक्सटेंड भी किया है। यानी जिस तरीके से भारत के एयरक्राफ्ट पाकिस्तानी एयर स्पेस से होते हुए पास नहीं कर सकते हैं, ठीक वैसे ही पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट भी इंडियन एयर स्पेस में एंटर नहीं कर सकते हैं। भारत की तरफ से भी पाकिस्तानी रजिस्टर्ड एयरक्राफ्ट, पाकिस्तानी एयरलाइंस और मिलिट्री फ्लाइट के लिए एयर स्पेस रेस्ट्रिक्शन को मेंटेन किया जा रहा है। इसका डायरेक्ट असर अभी कमर्शियल एविएशन के ऊपर देखने को मिल रहा है। इंडियन एयरलाइंस को पाकिस्तान के एयर स्पेस के थ्रू कुछ रूट पर फ्लाई करने के वजह अल्टरनेटिव रूट का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, जिससे फ्लाइट डिस्टेंस, फ्यूल कंजप्शन और ट्रैवल टाइम इंक्रीज हो रहा है। ठीक वैसे ही पाकिस्तानी एयरलाइनर्स और पैसेंजर को भी रेसिप्रोकल रेस्ट्रिक्शन की वजह से सेम तरीके की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। कुल मिलाकर एयर स्पेस बैन का बार बार एक्सटेंड होना इंडिकेट करता है कि आज भी भारत और पाकिस्तान के बायलैटरल रिलेशन में एविएशन कनेक्टिविटी अभी भी नॉर्मल नहीं हुआ है। जब तक डिप्लोमेटिक और सिक्योरिटी सिचुएशन में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिलता है, दोनों कंट्रीज के एयरक्राफ्ट के लिए ये रेस्ट्रिक्शन कंटिन्यू रहने की पॉसिबिलिटी आज भी ऐसे ही बना हुआ है, जो कि आगे चल के ऐसे ही कंटिन्यू रहने वाली है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।